तो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मैं लेकर आ चुका हूं लास्ट 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का कंप्लीट रिवीजन यहां पे मैं आपको कराने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए सीधा रामबाण साबित होंगे, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और पुरस्कार और सम्मान, संगठन और उसके मुख्यालय, यानी कि किस संगठन की स्थापना कब हुई थी और किसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां पर है, इस तरीके के क्वेश्चंस, प्रमुख नदियां और बांध, स्पोर्ट करंट अफेयर, महत्वपूर्ण दिवस, रैंक इंडेक्स, पंचवर्षीय योजना, प्रमुख लेखा का कंप्यूटर के क्वेश्चंस, सैन्य अभ्यास, अपॉइंटमेंट, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी के, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस शानदार सेशन में पहला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो सूरत विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र सूरत में है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। तो किस राज्य ने घोषित कर दिया है अपना राज्य का जलीय जीव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि गंगा डॉल्फिन को अपने राज्य का जलीय जीव घोषित कर दिया है। बाकी यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य का जलीय जीव घोषित कर दिया है। तो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, जैसे कि राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का, तो सारस है। और इसके बाद राजकीय फूल क्या है, पलाश है। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय खेल फील्ड हॉकी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि कान्हा-किसली नेशनल पार्क, कान्हा-किसली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में है कान्हा-किसली नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना कि कान्हा-किसली नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में सुरक्षा और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए देश की पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की पहली महिला कमांडो है जो कि बटालियन तैयार की गई है, किस राज्य में तैयार की गई है। तो सर ये उत्तर प्रदेश में तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए देश की पहली महिला बटालियन जो कमांडो है वो तैयार की गई है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। बाकी आप याद रखना, इमेज भी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए यूपी में तैयार देश की पहली महिला कमांडो बटालियन ये तैयार की गई है। तो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बाकी याद रखना। अब उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव हैं, ये भी एक नज़र आप देख लीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है। बखीरा अभ्यारण्य की बात करें तो ये संत कबीर नगर में है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये चंदौली में है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद जैसे शहरों में है। ठीक है। इसके बाद कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है। कैमूर अभ्यारण्य की बात करें तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में है। और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये लखीमपुर खीरी में है। और इसके बाद लाख बहोसी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कन्नौज में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये ललितपुर में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये गोड्डा में है। और पटना पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये एटा में है उत्तर प्रदेश के। समन अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है सर जी, तो ये मैनपुरी में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ये आपको याद रखना क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि मौन घाटी जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है ये किस राज्य में स्थित है। तो मौन घाटी ये किस राज्य में स्थित है जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है, तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। शाहरुख खान को प्रदान किया गया। और किस मूवी के लिए इनको प्रदान किया गया है, जवान मूवी के लिए प्रदान किया गया है।
तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि जवान मूवी के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस फिल्म में? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2024 में। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, तो बाकी ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा परियोजना सतलज नदी पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा परियोजना जो कि सतलज नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में चर्चित में है। तो ये आपसे एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार नाम से इस अभियान को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं कि यूपी ने शुरू किया स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान को शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना। बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका गठन कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कितने जिले आते हैं? अब तो 76 जिले हो गए हैं। एक अभी हाल ही में नहीं जो कुंभ मेला वाला, तो वो एक जिला घोषित हो गया है, तो अब वर्तमान में 76 हैं। अब राज्यपाल की बात करें तो आनंदी बेन पटेल है। मुख्यमंत्री आप सभी को पता है। विधानसभा सीटें सबसे ज्यादा किस राज्य में विधानसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में। एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। विधानसभा सीटें की बात करें 403 है, और राज्यसभा सीटें की बात करें तो 31 हैं। लोकसभा सीटें की बात करें तो 80 है यहाँ पे, और राज्य की 25 सारस क्रेन है। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। चलिए अब बाकी जो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चंस कवर कराया इसके पहले कि राजकीय जलीय जीव उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को घोषित कर दिया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, बाकी ये याद रखना। तो ये सभी बाकी याद रखना। और सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें कि जो उत्तर प्रदेश है 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। एक तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका दिल्ली, और साथ ही साथ नेपाल देश से ये सीमा साझा करता है। तो सीमावर्ती क्षेत्र भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है और किस देश से सीमा साझा करता है। तो बाकी आप मैप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। ये रहा उत्तर प्रदेश। तो 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेपाल से एक देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बाकी ये सभी आपको याद होना चाहिए। अब पाकिस्तान से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन है? तो आपको याद रखना कि केंद्र शासित हो गया जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। तो ये सभी राज्य जो हैं पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। और नेपाल से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, और इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए कि कौन सा देश किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, या कौन से भारतीय राज्य किन किन देशों से सीमा साझा करता है, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा एनटीपीसी के एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो अंग्रेजों के समय उस समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंग्लिश चैनल डैश और डैश को अलग करता है, यानी कि जो इंग्लिश चैनल है ये किस देश को, कौन कौन से देश हैं जो कि अलग होते हैं इससे? तो राइट आंसर हो जाएगा एक तो फ्रांस हो गया और यूनाइटेड किंगडम। इन दोनों के बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल है, तो इन दोनों को अलग करता है। ये हो गया फ्रांस, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम, और ये हो गया इंग्लिश चैनल। इन दोनों को अलग करता है इंग्लिश चैनल। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय जिम्नास्ट ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? क्या बनी है? पहली भारतीय महिला। कौन सा पदक जीतने वाली? स्वर्ण पदक जीतने वाली। किसमें? एशियाई चैंपियनशिप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से बी, दीपा कर्माकर। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली भारतीय महिला बनी है स्वर्ण पदक जीतने वाली, किसमें? एशियाई चैंपियनशिप में। तो ये याद रखना दीपा कर्माकर का नाम। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटो भी आप देख सकते हैं कि दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया। पहली भारतीय महिला बनी है गोल्ड जीतने वाली। तो इनका फोटो भी याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मसूद जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो भैया ये पाक में पाई जाती है।
कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सी नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी नदी है जो कि झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सेंट लॉरेंस। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितने गज होती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 गज होती है। तो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में बात करें कि जो क्रिकेट की बॉल है, जो क्रिकेट की बॉल है, इसका वजन कितना होता है? तो 5.5 से लेकर 5.75 औंस होता है, औंस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। बाकी जो क्रिकेट में स्टंप होते हैं, जो स्टंप होते हैं उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो भूमि से 28 इंच होती है। ठीक है, भूमि से 28 इंच होती है। तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जा सके। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिकेट की बॉल का वजन 5.5 से 5.75 औंस होता है और क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई भूमि से 28 इंच होती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि ये हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य और ये हैं गुलजार, जो कि इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। बाकी याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 यानी कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किस भाषा के लिए इनको ये दिया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा के लिए। और उर्दू को और यानी कि उर्दू में बात करें तो गुलजार को दिया गया था, उर्दू में गुलजार को दिया गया था, ये याद रखना। ठीक है, तो बाकी इनको संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था। और ये दूसरी बार है जब संस्कृत भाषा के लिए ये पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए इसके बाद अगला है कि बॉलीवुड व्यक्तित्व गुलजार, अभी मैंने आपको बताया कि इनको उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, उर्दू भाषा के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना। अब इसी में एक और याद रखना कि जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है भैया, अब ये किसे दिया गया? क्योंकि 58वां तो आपको पता चल गया, अब 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये याद रखना कि विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। कौन सा? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 58वां एक तो आपका गुलजार हो गया और जगत गुरु राम भद्राचार्य हो गया, उनको 58वां दिया गया था। ठीक है, और ये जो दिया गया है 59वां, ये किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये आपको याद रखना। और ये 5वीं बार है किसी व्यक्ति को उर्दू भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा में। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कनाडा में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व पर्यटन संगठन WTO की स्थापना की गई थी कब? जिसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी WTO की? क्योंकि जो भी फेमस संगठन है उसकी स्थापना और उसका हेडक्वार्टर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1925 में WTO की स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्पेन के मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। तो बाकी ये आपको याद रखना है। अब इसी में आपसे एग्जाम में और क्या क्या पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। और सार्क की बात करें यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात करें, सार्क का मुख्यालय और स्थापना कहाँ पर है? तो स्थापना की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय काठमांडू के नेपाल में है। 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो ये 8 सदस्य देश हैं सार्क में। अब रेड क्रॉस की बात करें तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा में है और रेड क्रॉस डे 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद इंटरपोल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की बात करें, हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। स्थापना 1923 में की गई थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी है भैया, एग्जाम के लिए याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी ने एलोर्डा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निखत जरीन और मीनाक्षी ने जीता है।
एलोरा कप 2024 स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इमेज भी देख सकते हैं कि निखत जरीन मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि भारत ने 12 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है एलोरा कप 2024 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट पुरस्कार किसे भैया प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये पावुलुरी सुब्बा राव को दिया गया है। पावुलुरी सुब्बा राव को ये प्रदान किया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार। तो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये आर्यभट्ट पुरस्कार है जो कि सुब्बा राव को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है। तो जनगणना को किस सूची में रखा गया है? तो भैया ये संघ सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, बापू ने दिया था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर इसकी बात करें कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे कब शुरू किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और देश की स्वतंत्रता लेना। और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ये याद रखना है। चलिए अगला है कि किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलीम ने जीता। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भावी मेहता ने जीता है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इनका फोटो भी देख सकते हैं, भावी मेहता जी हैं, इनको दिया गया है। अगला है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है भैया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो भैया ये प्रदान किया गया है पवन सिंधी को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि पवन सिंधी हैज बीन अवार्डेड द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024। ये प्रदान किया गया है पवन सिंधी को। और अन्य भी पुरस्कार 2024 में किनको किनको प्रदान किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? नोवाक जोकोविच को प्रदान किया गया है। और वुमेन्स में बात करें कि लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऐताना बोनमती को। और ये पहली फुटबॉल प्लेयर हैं जो कि ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। अब इसके बाद हॉकी इंडिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2023 के लिए? तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेटो को प्रदान किया गया है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की बात करें तो ये किसको प्रदान किया गया है? प्रदीप महाजन को प्रदान किया गया है। प्लित्जर वास्तुकला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रिकिन यामामोटो को प्रदान किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा को प्रदान किया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट 2024 में जो पुरस्कार दिए गए याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब यानी कि भारत में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोपड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी भैया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 में। और 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड ना लिखो, लॉर्ड लिखने के काबिल नहीं है, मेयो के काल में ये तो जनगणना शुरू की गई थी। ये भी याद रखना कि जनगणना भारत में कब शुरू की गई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि विश्व मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 का पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नॉर्वे चेस 2024 विनर मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो ये आपको याद रखना। अब इसके बाद अगला है कि अकबर का राजस्व मंत्री का नाम क्या था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, अब इसी में बात करें कि जो नॉर्वे चेस
टूर्नामेंट है 2024, इसमें महिला का खिताब किसने जीता है? तो अब महिला का खिताब किसने जीता है? तो जू वेन जून ने जीता है। अजीब नाम है, जू वेन जून ने जीता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुरुष में किसने जीता है? कार्लसन ने जीता है। ठीक है, कार्लसन ने जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इनका फोटो भी देख सकते हैं, जू वेन जून है जो कि नॉर्वे चेस वुमेन्स विनर 2024 का खिताब जीता है। अगला है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार का नाम क्या था? तो नाम क्या था उनका? तो राइट आंसर हो जाएगा मंसूर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि Y2K समस्या किस वर्ग से संबंधित है? तो ये किस वर्ग से संबंधित है? क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2024 की शुरुआती में किस देश में पहला अलवारो नाम का एक चक्रवात आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मेडागास्कर। मेडागास्कर में आया था, मेडागास्कर देश में आया था अलवारो नाम का एक चक्रवात वर्ष 2024 की शुरुआती में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडागास्कर में ये चक्रवात आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मेडागास्कर की बात करें तो राजधानी और मुद्रा, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है एनटीपीसी के एग्जाम में, उसकी राजधानी पूछेगा या फिर उसकी मुद्रा पूछ लेगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब यानी कि मेंस सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता है फ्रेंच ओपन 2024 में? तो किसने जीता है भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फ्रेंच ओपन 2024 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है फिर? तो कार्लोस सैंज ने, ये तो पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला में अगर हम लोग बात करें तो एगा स्विएटेक ने जीता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो भैया ये 3 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रुति वोरा। श्रुति वोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रुति वोरा 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो इनका नाम याद रखना। अगला है संविधान के आर्टिकल 19 की 1 में किसका संबंध दर्शाता है? प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन, घूमने की स्वतंत्रता या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी आर्टिकल 19 की मल्टीपल में रहेगा यानी कि 1, 2, 3 ये सब आपको याद रखना कि घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब इसी आर्टिकल में है। तो ये आपको याद रखना है। कहीं पर जाने की स्वतंत्रता, ये सब 19 के आर्टिकल में मल्टीपल में है। अगला है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो आत्मीय सभा के संस्थापक की बात करें तो राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल के लिए ये पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो भैया ये पुरस्कार प्रदान किया गया है बॉबी देओल को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस मूवी के लिए इनको प्रदान किया गया था? एनिमल मूवी के लिए बॉबी देओल को बेस्ट एक्टर इन अ निगेटिव रोल के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में ये पुरस्कार इनको ये प्रदान किया गया है। तो बाकी याद रखना। अगला है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो उस समय कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो किसको इजाजत है? जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन कर सकता है उस समय? तो मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कि प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई क्या है? तो प्रोटीन के निर्माण के लिए आप सभी को पता है कि छोटे छोटे अमीनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर्टिकल 79 के अधीन आता है। किसके अधीन आता है आर्टिकल 79? तो संसद का जिक्र है इसमें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए और भी आर्टिकल याद रख लेना, क्योंकि एक आर्टिकल एग्जाम में फिक्स है, पूछा जाएगा। आर्टिकल 61 की बात करें तो राष्ट्रपति का महाभियोग, आर्टिकल 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 108 की बात करें तो संसद का संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 23 की बात करें तो बालात श्रम निषेध। ये सभी आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। अगला है कि किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है। तो किस राज्य सरकार ने विधेयक पेश किया है समान नागरिक संहिता? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी इमेज भी देख सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में समान नागरिकता संहिता विधेयक पेश किया है। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था? एक क्वेश्चन फिक्स है, पंचवर्षीय योजना से जरूर पूछा जाएगा। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था? तो आत्मनिर्भरता बनना। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मैं पहले पूरी लिस्ट दिखा रहा हूं कि कौन सी योजना कब शुरू की गई थी और उसका उद्देश्य क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 1956 तक चली, कृषि पर आधारित थी, इसका फोकस कृषि पर था। दूसरी बात करें 1956 से 61 आधारभूत उद्योग पर फोकस था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर फोकस था। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें जो 1969 से 1974 तक चली थी, तो ये आर्थिक विकास पर ये फोकस था। ठीक है, अब इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, और कभी कभी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो एक वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। तो भैया ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1974 से 79 तक थी, लेकिन 1978 तक चली थी, यानी कि एक वर्ष पहले ये समाप्त हो गई थी। तो इसका प्राथमिक जो फोकस था गरीबी उन्मूलन। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 रोजगार सृजन पर आधारित थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण, और ये कब से 1985 से 1990 तक चली थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1952 से 97 मानव संसाधन विकास पर फोकस था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस न्यायपूर्ण विकास 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007 तक गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय और 12वीं पंचवर्षीय योजना में बात करें तो ये 2007 से 2012 तक चली थी, तीव्र एवं समावेशी विकास पर फोकस था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी, संपोषणीय समावेशी विकास पर आधारित थी। तो ऐसी कौन सी योजना है जो 2017 तक चली थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस तरीके से एग्जाम में ये पूरी लिस्ट आपको याद रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला है कि किस देश ने पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र नाम से एक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो किस देश ने पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र नाम से मानव रहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? भैया भारत ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। AI जनरेटेड व्योममित्र नाम से महिला रोबोट है जो कि मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है। तो ये किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। फोटो भी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि गगनयान से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र लॉन्च किया है भारत ने। तो ये याद रखना है। अगला है कि किस राज्य ने आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म पका हुआ भोजन शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। चलिए, अगला है कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 2 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, यानी कि तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत के 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, और उससे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। तो आंध्र प्रदेश से बनाकर तेलंगाना बनाया गया था। और तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को स्थापित किया गया था। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें कितनी है यहाँ पे, ये आपको याद रखना। राज्यपाल CP राधाकृष्णन है, रेवंत रेड्डी हैं, और लोकसभा सीटें 17 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं, 119 विधानसभा सीटें हैं, ये आपको याद रखना। बॉर्डर की बात करें तो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है ये। तो ये 4 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। तो बाकी यहाँ पे मैप में भी आप देख सकते हैं कि तेलंगाना कहाँ पर है। ये रहा भैया तेलंगाना। ठीक है, ये महाराष्ट्र से घिरा हुआ है, ठीक है, कर्नाटक से घिरा हुआ है, आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, उड़ीसा से सीमा साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के कौन कौन से हैं? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान है, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखना है।
अगला है कि कंप्यूटर की छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर की छोटी इकाई क्या है, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन से बी बिट, ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया ये कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रोम का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा, रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब रैम की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो बूटअप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूटअप कहा जाता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फीफा विश्व कप 2026 में फाइनल मुकाबला का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये अमेरिका में किया जाएगा, अमेरिका में किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है कि किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीता है। तो किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर ने। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स लेक्लर ने जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024। मोनाको की बात करें तो राजधानी मोनाको, यूरो मुद्रा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि सार्क यानी कि मछली के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। सार्क मछली के शरीर के अवैध अंगों के व्यापार के मामले में कौन सा राज्य है जो कि पहले स्थान पर है या शीर्ष पर है। तो तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तमिलनाडु भारत में शीर्ष स्थान पर है। सार्क बॉडी पार्ट फर्स्ट इन इलीगल ट्रेड। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि कहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया है। तो ये उज्जैन में किया गया है। उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोदी जी के द्वारा इस वर्ल्ड की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो ये मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन, तो प्रयागराज। प्रयागराज ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, भारत किस स्थान पर है। तो भारत भैया 134वें स्थान पर है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि भारत 134वें स्थान पर है 193 देशों में। तो ये आपको याद रखना है। यानी आप दूसरा भी फोटो देख पा रहे होंगे कि यूएनडीपी की मानव रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास इंडेक्स 2022 में 193 देशों में भारत की रैंक 134वें है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। तो ये आपको याद रखना। और इस रिपोर्ट को यूएनडीपी के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक क्या है, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें स्थान पर है, 42nd स्थान पर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। और पहले स्थान पर यूएसए है, तो यूएसए भी याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था, तो ये 1952 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, प्रदीप महाजन को ये प्रदान किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है प्रदीप महाजन, ठीक है, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है कि किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस देश को किया गया है, तो भारत को किया गया है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो श्रीनिवासन स्वामी को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि किसने प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला पुरस्कार 2024 जीता है। तो किसने प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, तो रिकिन यामामोटो। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम याद रखना। रेकिन यायामोटे, इनको प्रित्जर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। अगला है कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भैया ये किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा जी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि वर्ष 2024 के किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीरा चरंदा। मीरा चरंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? किसे मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्सी लवननी और यूलिया नवलनाया, इन दोनों को प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 15 से 16 ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए, एनटीपीसी एग्जाम के लिए सीधा टारगेट है। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन टॉपिक को जरूर पढ़कर जाइएगा। और आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो मैंने 2021 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका भी वीडियो बनाया है। तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो क्लास है आपके एग्जाम के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टॉपिक ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं वही टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो यही लास्ट है, अंतिम दिनों में क्या पढ़ना है, यही लास्ट अंतिम दिनों में आपको सही रणनीति बनानी है। तो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।